2016 में जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लो था लाइफ का। मतलब मेरी जॉब तो थी बट आई वाज़ काइंड ऑफ लॉस्ट। इसमें जो वो पॉइंट होता है ना, जो लोएस्ट पॉइंट होता है, वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है। बेबी है वो 21 फरवरी को पैदा हुआ था, तो अपनी डिलीवरी के हार्डली 1 महीने के बाद 40 डेज़ तक तो हमारे में होता है कि लेडीज़ को बाहर नहीं निकलना है, जी, पढ़ाई जी, नहीं जी। करनी है। और मैं मतलब 1 डेढ़ महीने के बाद मैं मेंस के एग्ज़ाम देने गई थी। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं लास्ट टाइम भी श्योर थी कि मेरा हो जाएगा, बट जब रिज़ल्ट आ रहे थे क्लोज़ मार्जिन से रहा तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं। लेकिन उसके उस जो डिमोटिवेशन थी वो एक्चुअली मेरे लिए मोटिवेशन का काम करा है उसने। मैं दोबारा से मैंने अपने आप को उठाया, दोबारा से आई वेंट बैक टू द बुक्स। भाभी आपका हो गया, आपका 36 रैंक है। तो पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ और मैंने ज़ोर-ज़ोर से अपने हस्बैंड का नाम बुलाना शुरू कर दिया और मेरे घरवाले सब परेशान हो गए कि ये क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। खुशी से मेरे जो लव्स थे वो मेरी ज़ुबान पे ही कोई नहीं आ रहे थे बेटी, कि बहू मतलब किसी की वाइफ कुछ करना चाहती है, तो उसके हस्बैंड या उनके जो इन-लॉज़ वाले हैं, उसको पुश करेंगे तो वो सुबह निकलती थी, पूरे दिन बैंक में, उसके वापिस आना, फिर हमारा एक बेबी है 11 मंथ का, उसका भी लुक आफ्टर करना, उसके बाद फिर स्टडी करना। मतलब इतना हेक्टिक होने के बाद भी अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा एक मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर आप उन चेहरों को देख रहे हैं जिन चेहरों ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। हाल ही में जेकेपीएससी के रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस हुए हैं और इस बार जो रिजल्ट्स हैं हर बार की तरह इस बार भी जो है लड़कियों की अगर बात करें तो उनकी तादाद भी ज्यादा है और उनका रैंक भी काफी बेहतर है। आज एक बार फिर से हम आपको एक नए चेहरे से रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ साइला सैमसन जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनकी कहानी भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको मैं इतना जो बताना चाहूंगा, हमने कल भी आपको जम्मू की बेटियों से रूबरू करवाया, आज एक और बेटी से रूबरू करवाएंगे। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ भी है, इनका बच्चा भी है, एक बेबी भी है। इतना सब वर्कलोड होने के बावजूद भी जेकेपीएससी के रिजल्ट जब आए तो उनमें इनका नाम भी था। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन गौर फरमाने की बात यह है कि ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी चूके सिर्फ और सिर्फ 3 अंकों से। और हालांकि जब हम लोगों से बात करते हैं, एस्पिरेंट से बात करते हैं, तो कई सारे एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं। कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, तो ड्रॉबैक्स रहते हैं। लेकिन उनको ओवरकम कर कर जब हम अपने एक ट्रू पाथ और एक राइट ट्रैक पर चलते हैं, जब हमें सक्सेस मिलती है, उसके बाद तो हर किसी का नाम आता है। लेकिन उस मोड़ पर किस तरीके से एक इंसान अपने आप को बाहर निकालता है और उसके बाद जब सक्सेस मिलती है तो फिर कहानी कैसी रहती है, तो बातचीत करते हैं इन्हीं से। साइला जी, सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा, दिस इज योर सेकंड अटेम्प्ट। जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में इस तरीके से हमारे आपके हस्बैंड से बात हो रही थी, उन्होंने बताया हमें ऑफ द कैमरा कि 3 मार्क्स खाली रह चुके थे, मेरिट से आउट हो गए। जी, तो उस समय पहले मैं जानना चाहूंगा, उस समय क्या सोच थी, माइंडसेट कैसा था? जी, और इतनी मेहनत करी, 3 मार्क्स जब रहता है, इंसान जी, चूक जाता है तो काफी ज्यादा थोड़ी सी निराशा भी लगती है। जी, उस समय माइंडसेट कहता कैसा था? और जब आज रिजल्ट जब आए तो जी। श्योर कितने थे कि इस बार तो डेफिनेटली नो? सर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं लास्ट टाइम भी श्योर थी कि मेरा हो जाएगा, बट जब रिज़ल्ट आया और मेरा नहीं रहा और इतने क्लोज़ मार्जिन से रहा तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। लेकिन उसके उस जो डिमोटिवेशन थी वो एक्चुअली मेरे लिए मोटिवेशन का काम करा है उसने। मैं दोबारा से मैंने अपने आप को उठाया, दोबारा से आई वेंट बैक टू द बुक्स। जहाँ-जहाँ मेरी कमियाँ थी उन पे मैंने काम करने की कोशिश की। और आपको सच बताऊँ तो इस बार भी जब रिज़ल्ट आने वाला था मुझे उम्मीद तो थी, बट जो आने वाली मेंस हैं 20 फरवरी से, मैं उनकी तैयारी में जुट गई। मैंने कहा अगर इस बार भी नहीं हुआ तो 20 फरवरी को मेंस देने हैं तो उस पे पहले ज़्यादा फ़ोकस कर लेते हैं, रिज़ल्ट तो आता रहेगा। तो सर ये यही कहूँगी कि फेलियर से इंसान को सीखना ही चाहिए और सक्सेस में जो वो पॉइंट होता है ना, जो लोएस्ट पॉइंट होता है, वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है और उस टाइम पे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड ने भी उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। तो मैं यही कहूँगी कि आपको दोबारा एक बार गिर के उठना आना चाहिए। एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि बीइंग अ मैरिड वुमेन काफी सारी चैलेंजेस रहते हैं लाइफ में। जी, जिस तरीके से आप बताया कि बेबी 11 मंथ का आपका है, उसके बाद आप एक बैंक ब्रांच मैनेजर के ओहदे पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इतना वर्कलोड वहां पे रहता है, घर से शेड्यूल बिजी, बच्चे को देखना है, उसके बाद स्टडीज करनी।
तो ये किस तरीके से मैनेज कर पाए आप अपनी लाइफ में? थोड़ा-सा एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी हमने देखे हैं जिनके पास टाइम काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी वो एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं ये हो गया, वो हो गया, इस वजह से नहीं कर पाया। तो टाइम को मैनेज किस तरीके से किया ताकि आप इस उस रेस को जो क्रॉस कर पाए तो विनिंग आपके हाथ में रही? सर मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जो मेंस का एग्ज़ाम थे वो 8 मार्च को पहले ड्यू थे पिछले साल, फिर जी। वो 8 अप्रैल को मतलब एक्सटेंड हुए थे और आप यकीन मानेंगे मेरा जो बेबी है वो 21 फरवरी को पैदा हुआ था। तो अपनी डिलीवरी के हार्डली 1 महीने के बाद 40 डेज़ तक तो हमारे में होता है कि लेडीज़ को बाहर नहीं निकलना है, जी, पढ़ाई जी, नहीं जी। करनी है और मैं मतलब 1 डेढ़ महीने के बाद मैं मेंस का एग्ज़ाम देने गई थी। तो मुझे पता है कि वो टाइम कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मेरे को तो ये था कि शायद कहीं मेरे मेंस के एग्ज़ाम मिस ना हो जाएँ। बट उस टाइम पे भी मैंने अपना जो पुराना पढ़ा था उसको रिवाइज़ करके हल्का-फुल्का मैंने वो एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से दिए थे एंड ये चाइल्ड भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह ही साबित हुआ है और गॉड ने भी हार्ड वर्क को फाइनली पे ऑफ किया। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब ये रिजल्ट्स अनाउंस हुए, जिस दिन ये अनाउंस हुए, वो सबसे पहले मोमेंट जब आपने उस पीडीएफ को देखा, सिग्नेचर को देखा जिसमें आपका नाम था, वो मोमेंट किस तरीके का था और सबसे पहले वो मोमेंट किसके साथ शेयर हुई? सर मैंने अपना नाम देखा ही नहीं, मैं तो सो रही थी, मेरे बहनोई हैं उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि भाभी आपका हो गया, आपका 36 रैंक है, तो पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ और मैंने ज़ोर-ज़ोर से अपने हस्बैंड का नाम बुलाना शुरू कर दिया और मेरे घरवाले सब परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो? फिर मैंने रोना शुरू कर दिया खुशी से मेरे जो लफ्ज़ थे वो मेरी ज़ुबान पे ही नहीं आ रहे थे कि क्या हुआ और मैंने अपने सारे घरवालों के साथ अपनी ये खुशी उस टाइम शेयर की। तो अब ये तो आपने किया, लेकिन आपकी फैमिली से जानना चाहूँगा, पहले कोई इस एग्जामिनेशन में बैठा है, उसने क्रैक किया या आप फर्स्ट हैं? और सर मेरे जो नानू थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, वो तहसीलदार थे और मेरे फ़ादर का खुद का सपना था कि वो करते और उसके बाद उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप कीजिए। तो हाँ, फैमिली की तरफ से ये जो सीड है कि मुझे करना है, ये बहुत बचपन से बोया गया है मेरे अंदर, ये चीज़ बचपन से है। तो कहीं न कहीं वो फैमिली का जो एटमॉस्फेयर था और वो जो अपब्रिंगिंग थी, उसका काफ़ी ज़्यादा असर रहा है। अब बीइंग अ फीमेल बात करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हर बार जब रिजल्ट्स आ जाए, वो 12th एग्जामिनेशन की बात करें, बोर्ड क्लासेस की बात करें, 10th की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, हर एग्जाम में आज फीमेल की बात करें तो वो बढ़ चढ़कर जो है वो आगे हैं, लड़कों से भी कहीं आगे हैं। हालांकि अच्छी बात है कि कंपटीशन में जो है फीमेल्स आगे जा रही हैं। आज आर्म फोर्सेस की बात करें, वहां पर भी महिलाएं जो है वो आगे जा रही हैं। तो कितना आप समझते हैं कि अब जो रेवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है, जिसमें एक माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, जैसे आप अपने मायके में नहीं, ससुराल में है, सबसे बड़ी सपोर्ट आपको आपके ससुराल की दी, आपने जैसा कहा कि आपके हस्बैंड सपोर्टिव थे, तो बीइंग मैरिड जो है, मैरिड लाइफ की बात करें तो कितना चेंज आ चुका है आज सोच में, लोगों की बदलाव आ चुका है कि नहीं अब शादी के बाद लाइफ खत्म नहीं होती, शादी के बाद भी लाइफ जो है वो शुरुआत हो सकती है। सर अगर आप इस बार की रिजल्ट देखेंगे, मैं अपने आस-पास जो देखती हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स जिनका क्रैक हुआ है वो मैरिड हैं और कईयों के तो बच्चे भी हैं। तो सोच में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। एक्चुअली लेडीज़ जो हैं वो हमेशा से ना फीमेल जो होती हैं वो मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। बट ये है कि पैट्रियार्कल माइंडसेट के कारण कहीं न कहीं वो दबी हुई थी चीज़। बट अब क्योंकि एक बिहेवियरल चेंज आ रहा है सोसाइटी में ड्यू टू मीडिया एंड अदर फैक्टर्स, तो वो जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, हर एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट हो रहा है और जैसे क्योंकि अब आने वाली जो इन-लॉज़ हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। आप देखेंगे तो आजकल क्या है कि शायद शादी से पहले आपके पेरेंट्स आपको ना इतना कहे पढ़ने के लिए, लेकिन शादी के बाद जो हस्बैंड्स हैं, उनको बहुत है कि हमारी वाइफ़ जो हैं वो पढ़ें और आगे एक्सेल करें। बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आज चलिए आपके न रिज़ल्ट्स आके पीएस कैडर आपको जो है अलॉट हुआ है, वो हमने देखा। किस तरीके की इस सपने के पीछे मेहनत तो हमने जान ली, लेकिन ये सपना कितने सालों से संजोया जा रहा था? इसके लिए वर्क कितने सालों से किया जा रहा था? थोड़ा-सा वो भी बताने की कोशिश करें। सर जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो मोटिवेशन थी, जो ड्रीम था वो मेरे बचपन से था। बट जो उसके लिए रियल मेहनत है एक्चुअली वो 2017 से मैंने करना शुरू करी है। क्योंकि 2016 में जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लो था लाइफ़ का। मतलब मेरी जॉब तो थी बट आई आई वाज़ काइंड ऑफ लॉस्ट। तो फिर मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि मैं उस सपने को जो मैंने देखा है उसके लिए हार्ड वर्क रियली मैं शुरू करूँ।
तो बस फिर मैंने 2017 से इसके लिए पढ़ना शुरू किया, लेकिन जो उसकी ग्रूमिंग है ना, कहीं न कहीं वो स्कूल वगैरह में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, स्कूल बहुत मैटर करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो स्कूल में डेवलप होते हैं, मेरी स्कूलिंग प्रेज़ेंटेशन कॉन्वेंट से हुई है, तो वहाँ के जो भी टीचर्स हैं, जो भी फैकल्टीज़ हैं, जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर था, तो वो बचपन से ही वुमेन सेंट्रिक रहा है। वहाँ पे गर्ल्स की बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ भी बहुत मायने रखती है। वो जो ग्रूमिंग थी वो वहाँ स्कूल से भी हमें मिली है कि आप कहीं पे भी लड़कों से कम नहीं हैं। तो वो तैयारी जो है वो तो वैसे 2017 से मैंने ज़्यादा सीरियसली स्टार्ट की थी। इनके हस्बैंड भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपके पूरे परिवार को, जैसे कि मैंने कहा, एक बार फिर से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी मिसेज ने वाकई में आपके परिवार के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन किया है। एक चीज़ सर जानना चाहूँगा, बीइंग अ फीमेल, जिस तरीके से वो उनका अपना एक शेड्यूल है, आप भी जॉब करते हैं, आप भी जहाँ नहीं, आप भी बाहर पोस्टेड है, तो किस तरीके से लाइफ जो था वो रहा? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर जब मैरिड लाइफ होती है तो कई बार आप जैसे हर एक इनके जैसे हर कोई लकी नहीं होता कि उनके हस्बैंड इतने अच्छे हो कि उनको बोलेंगे आप पढ़े, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो बीइंग अ मेल जो है कहीं ना कहीं डोमिनेंस रहता है, कहता है नहीं आप रुकिए, घर पे रहिए, क्या करना है, छोड़िए इस चीज को। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो इस माइंडसेट के साथ आज भी रहते हैं, और आप कितनी खुशी आज प्राउड फील कर रहे हैं अपनी वाइफ पे? मतलब मैं क्या, पूरी फैमिली हमारी आज बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि सबने एक ड्रीम देखा था कि मतलब साहिला, क्योंकि इसका था ड्रीम था कि मैं यूपीएससी या केएस क्वालिफाई करूं, तो जो हमारा ड्रीम था इसने उसको पूरा किया। और जो हमारी खुशी है उसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते आज। बाकी जो आप कह रहे हैं कि मतलब शादी के बाद अगर कुछ कोई बेटी बहू, मतलब किसी की वाइफ कुछ करना चाहती है, तो उसके हस्बैंड या उनके जो इन लॉज वाले हैं उसको पुश करेंगे तो वो कर सकती है। और करना चाहिए। कुछ आजकल क्या है कि एजुकेटेड लोग हैं वो कर रहे हैं, वाइफ को पुश कर रहे हैं। कुछ अभी भी हैं जो सोचते हैं कि मेल डोमिनेंस है तो लड़की को पीछे रहने चाहिए, ये गलत है। हाँ। एक चीज़ और सर जानना चाहूँगा, प्रिपरेशन, क्योंकि जैसे वो खुद बता रहे हैं तो मुझे तो डेफिनेटली पता है कि हार्ड वर्क काफ़ी रहता है, शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है। तो जब आप कई बार घर आते हैं, जब आप देखते हैं कि इस तरीके से थके हुए घर आए हैं, पढ़ रहे हैं, तो फैमिली आप किस तरीके से मोटिवेट करते थे? आपको कितना प्राउड उस समय फील होता है कि यार इतना काम करके इंसान आया है। बीइंग अ मेल भी हम भी बाहर रहते हैं, जब शाम को पहुंचता है इंसान बोलता है कि बेड मिला तो सो जाते हैं, लेकिन उस समय जो फेज था वो प्रिपरेशन मोड में जब रहता है इंसान, तो किस तरीके की प्रिपरेशन देखते थे और किस तरह का फील आप खुद कर रहे थे उस समय? एक्चुअली सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हैट्स ऑफ इसके स्ट्रगल को, इसने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है। एक्चुअली बीइंग ए ब्रांच मैनेजर, स्केड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है। सुबह निकलती थी, पूरे दिन बैंक में, उसके वापस आना, फिर हमारा एक बेबी है 11 मंथ का, उसका भी लुक आफ्टर करना, उसके बाद फिर स्टडी करना। मतलब इतना हेक्टिक होने के बाद भी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। बाकी ये है कि इसने मतलब काफ़ी टाइम ये कोलैप्स हो जाती थी, मतलब होता था कि कैसे करूँगी, बेबी भी देख रही हूँ, और हम तो मतलब मैं पैरामिलिट्री में हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम हम बाहर रहते हैं। हार्डली कितने 70 डेज़ या 90 डेज़ हम आते हैं। तो मतलब उस टाइम पे मतलब जब हम देखते थे उसको, तो हमारा भी ये रहता था कि इसको पुश करते थे, और जितना हमसे हो सका हम इसको सपोर्ट करते थे। जी। देखिए, ये पूरा परिवार इनके साथ है, इनके ब्रदर इन लॉ की बात करें वो भी यहाँ पर है, कैसा फील कर रहे हो? देखिए, मोमेंट वी गेट टू नो, भैया से पता चला कि जो भाभी हैं वो उन्होंने क्वालिफाई कर दिया है। एट दैट टाइम वी ऑल वर वेरी हैप्पी। उस टाइम अच्छा लगा और वी आर ऑल फीलिंग वेरी प्राउड। और हम चाहते हैं कि भाभी को और अच्छी अच्छी पोस्ट मिले। सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी। आप कुछ कहना चाहेंगे भाभी को लेकर? हम एक्चुअली बहुत खुश हैं कि हमको पता चला कि भाभी का पेपर क्लियर हुआ है, और आज हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि सब हमको कह रहे हैं कि आपके भाभी ने ये पेपर पास किया है, तो हमें बहुत खुशी है। पहले जी एक आखिर में एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स से हम बात की है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे सेल्फ प्रिपरेशन करा है, हम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में नहीं गए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में गए, कुछ लोग कहते हैं कि हम टीचिंग में थे और हमें उस तरीके से रहा। तो आप क्या प्रेफर करना चाहेंगे उन लोगों को, उन एस्पिरेंट्स को जो आपको देख रहे हैं? क्योंकि बीइंग जिस तरीके से आपका रैंक अच्छा है, आपने इतनी हार्ड वर्क कर कर जॉब में रहते हुए भी आपने किया, तो क्या स्ट्रेटजी, क्या माइंडसेट उन लोगों को देना चाहेंगे जो आपको देखकर इस ड्रीम बना रहे हैं और इसकी तरफ जाना चाहते हैं? उन लोगों के लिए शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि कोचिंग जो है
वो मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज़ गुड अगर आप ले रहे हैं, आपको सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि मैंने खुद भी फॉर अ टाइम पीरियड कोचिंग ली है, बिकॉज इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि कोचिंग है, जी। इट इज़ नो इशू इन दैट। हाँ, एक है कि कोचिंग लेने से पहले अगर आप एक बार सिलेबस को खुद गो थ्रू करते हैं, तो जो कोचिंग के बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग हो गई, ऑनलाइन आप कोचिंग ले सकते हैं, तो एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, सबको एक ही टारगेट तक पहुँचना है, हर बच्चा एक अलग तरीके से पढ़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी जो है उनको ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब होती है, कुछ होते हैं जो लिसनिंग से ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो वो आपको खुद देखना है कि आपका क्या अरीना है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, और उसी हिसाब से आप कोचिंग लीजिए या नहीं लीजिए। कि प्रेशर में आके कि घरवाले कह रहे हैं कोचिंग लो, या कोई कह रहा है कि कोचिंग ना लो, तो वो नहीं है, आप खुद देखिए अपना क्या प्रेफ़र माइंडसेट का है। कितना बड़ा रोल रहता है इसमें, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी रहते हैं जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी तो कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में जो फैमिली प्रेशर करता है कि रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हो। हमने इस एग्जामिनेशन में देखा है कुछ लोग 6 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ लोग 7 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो कई बार क्या होता है कि फैमिली जो है प्रेशर करती है कि नहीं, आपको अगर कुछ नहीं हो पाया तो आप कहीं और चली जाइए, शिफ्ट कर लीजिए, किसी और जॉब लीजिए, जॉब के बाद आप देख लीजिएगा। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करें? देखिए सर, इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा-सा अलग है। जो हमारा यूथ है ना, आप 6 साल, 7 साल एक ही चीज़ पे गँवा देंगे, वो आपके मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, ठीक है ना? पोस्ट जो है वो 187 है, और प्रीलिम्स बहुत बच्चे देते हैं, इनफैक्ट बिल्कुल। यूपीएससी भी एट अ टाइम कितने बच्चे लगे होते हैं। तो आप जो अपने वो प्रोडक्टिव ईयर्स है ना, वो मत गवाइए एक ही चीज़ के पीछे दौड़ते हुए। आप दीजिए, अगर नहीं हो रहा है, आपको अपनी कमी दिखती है, आप उसको पूरा कीजिए। अगर आपको कमियाँ पूरा करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो शायद वो आप चीज़ जो है वो आपके लिए नहीं है। आप और जिस चीज़ में अच्छे हैं, आप उसकी तरफ जाइए। ये नहीं है कि अपने प्रोडक्टिव ईयर्स जो हैं, वो बिल्कुल ज़ाया कर देने हैं, पर ये भी नहीं है कि बीच में भी गिव अप कर देना है, वो डिसीज़न आपका है। लेकिन ऐसा ना हो कि 5, 6 साल, 7 साल की मेहनत के बाद अगर आपका नहीं होता, और आप उस टाइम पे जो है, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना तो ज़रूरी है ना, तो वो है कि आपको डिसीज़न तो लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आपके पूरे परिवार का समय देने के लिए और इस खास बातचीत में हिस्सा बनने, क्योंकि आपको देखकर कई ऐसी साइला रहेंगी जो अपने सपनों को पूरा करेंगी। तो शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारे साथ साइला सैमसन जी, सीधी बातचीत उनसे करी है और इनसे आपने कई सोशल मीडिया पे पहले भी इंटरव्यू देख लिया होगा इनका, लेकिन मेरा बातचीत करने का मकसद यही था कि इंस्पिरेशन मिल सके उन लोगों को जो लोग कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये सोचते हैं कि काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मैंने इस बार जब भी इंटरव्यूज़ किए उसमें मैंने जो आपके क्वेश्चनिंग रहती है कि एक रूम होता है, सोसाइटी से कट ऑफ, ये चीज़ें, वो सारे क्वेश्चनिंग मैंने उन लोगों से करी जो इस ट्रैक पर चलकर जिन्होंने सक्सेस ली है। तो मेरा मकसद यही था, जितने भी लोगों से मैंने बातचीत करी तो मैंने वो स्ट्रेटजी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो आप भी इनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएँ दें। कमेंट बॉक्स खाली है, उसे भरिएगा। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि जम्मू की बेटी जो है उन्होंने परचम लहराया है। गवर्नमेंट जॉब में होते हुए, एक हाउसवाइफ होते हुए, एक माँ होते हुए उन्होंने जो है अपने ससुराल में रहकर जो है इस बार एक नहीं बल्कि कई ऐसी साइला हैं जिन्होंने सपना साकार अपना भी किया और अपने परिवार का नाम रोशन भी किया। इधर डोगरा के साथ शुभ मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।